वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज हम क्लास 11 का बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर जीव जगत का वर्गीकरण यानी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले जो हमें पता होना चाहिए वो क्या है कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो सबसे पहले जो वर्गीकरण है, वर्गीकरण जीवों को उनके अवलोकनीय यानी कि जिसे हम अवलोकन कर सकते हैं, देख सकते हैं, अवलोकनीय गुणों के आधार पर सुविधाजनक श्रेणियों में समूहबद्ध करना क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है। यानी कि जीवों को उनकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर छोटे छोटे ग्रुप्स में, श्रेणियों में, ग्रुप्स में, वर्गों में विभाजित करने का जो प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है, हम उसे क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन कहते हैं। या वह आर्ट या वह कला जिसमें हम जीवों के बीच असमानताओं को अध्ययन करते हैं, असमानताओं को पहचानते हैं और उनको समूहों में यानी कि श्रेणियों में रखते हैं, जिससे उनके सबसे विशिष्ट और प्रमुख संबंध और आपस में संबंध प्रकट होते हैं। क्या कहलाती है? वर्गीकरण कहलाती है। तो सीधी सी बात है, तीन चीजें हमें समझ में आई है, तीन डेफिनेशन हमने देखी कि जीवों को उनके अवलोकनीय गुणों के आधार पर श्रेणियों में समूहबद्ध करना या सुविधाजनक श्रेणियों में समूहबद्ध करना क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। या जीवों की समानताओं में असमानताओं के आधार पर उन्हें समूहों में, वर्गों में या श्रेणियों में या कैटेगरीज में विभाजित करना क्लासिफिकेशन कहलाता है। या वह कला जिसमें हम जीवों के बीच अंतरों को पहचानते हैं और उनको समूहों में रखते हैं, जिससे उनके सबसे प्रमुख यानी कि सबसे विशिष्ट और लक्षण और उनके आपस में संबंधों के बारे में ज्ञान मिलता है या संबंध प्रकट होते हैं, क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन कहलाता है। क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण के उद्देश्य क्या है? सबसे पहले वर्गीकरण से जीवों की अत्यधिक जो प्रजातियां पाई जाती हैं, इतनी सारी जो वास्ट नंबर ऑफ स्पीशीज पाई जाती है, उनको वर्गों में विभाजित करके, समूहों में विभाजित करके, श्रेणियों में विभाजित करके उनके बारे में अध्ययन करना, नामकरण करना, पहचानना आसान हो जाता है। अन्यथा इतनी ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ जो वेरिएशंस पाए जाते हैं, अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रजातियां पाई जाती है और 1.7 से 1.8 मिलियन यानी कि 17 से 18 लाख प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है, उनका अध्ययन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन उन जीवों को छोटे छोटे ग्रुप्स में विभाजित करके उनको अध्ययन करना आसान हो जाता है। दूसरा, वर्गीकरण से जीवों के बीच में पाई जाने वाली उद्विकासीय यानी कि इवोल्यूशनरी संबंधों को ज्ञात किया सकता है कि कौन सा प्लांट दूसरे प्लांट से इवॉल्व है यानी कि विकसित है या कम विकसित है, अल्प विकसित है, कौन सा एडवांस्ड है, कौन सा प्रिमिटिव है। तीसरा, किसी वर्ग के एक या दो लक्षणों का अगर हम अध्ययन कर लेते हैं, एक या दो मेंबर्स का अध्ययन कर लेते हैं, तो हम उस वर्ग के बारे में समस्त जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि अगर हम किसी जंतु या किसी पादप का या किसी जीव का अध्ययन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें उस वर्ग के अध्ययन करने पर ही पर्याप्त उसके बारे में सूचनाएं मिल जाएंगी, क्योंकि जो उस ग्रुप का मेंबर होगा उसके अंदर वो गुण जरूर होंगे जो उस वर्ग के गुण हमने पढ़े हैं। चौथा, वर्गीकरण किसी भी जीव की सही पहचान के लिए आवश्यक होता है। अगर हमें किसी जीव की सही पहचान करनी है, तो सही पहचान या आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है? किसी भी वर्गीकरण पद्धति में किसी जीव को उसका प्रॉपर स्थान दिलाना या प्रॉपर स्थान पर रखना क्या कहलाता है? आइडेंटिफिकेशन कहलाता है। वर्गीकरण का जो इतिहास है, तो वर्गीकरण में सबसे पहले वर्गीकरण पुराने जमाने से चलाता है। जो ग्रीक दार्शनिक थे अरस्तु, यानी कि एरिस्टोटल। अरस्तु जो एरिस्टोटल थे, उन्होंने जो 384 से 322 बीसी, बिफोर क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले का जो समय होता है, हम उसको बीसी में लिखते हैं।
तो इतने समय पर उन्होंने क्या काम करा, उन्होंने एक बुक लिखी हिस्टोरिया एनिमेलियम, हिस्टोरिया एनिमेलियम, हिस्टोरिया एनिमेलियम। और इस बुक में उन्होंने रुधिर के रंग के आधार पर जीवों को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया। पहला ई नाइमा और ए नाइमा। ई नाइमा और ए नाइमा, ए माने ये इंग्लिश का वर्ड है, ए नाइमा जो हिंदी में लिखा हुआ है इसका है ए एन ए आई एम ए नाइमा, एन ए आई एम ए, और यह है ई नाइमा। तो ए वर्ड जहां पर आता है हमारा, उसका मतलब होता है एब्सेंट, यानी कि अनुपस्थित। तो ई नाइमा का मतलब क्या है, जिस ग्रुप में, यानी कि इस ग्रुप में उन्होंने लाल रुधिर वाले जंतुओं को रखा। उन्होंने क्या करा इसमें, लाल रुधिर वाले जंतुओं को रखा। तो ये जो ग्रुप था उसमें उन्होंने ऐसे एनिमल्स रखे जिनके ग्रुप, जो ब्लड का रंग होता है वो लाल होता है। एग्जाम्पल, समस्त कशेरुकी जंतु, जिनमें एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम नोटोकॉर्ड कहते हैं पाई जाती है, वो कहलाते हैं कशेरुकी यानी कि कॉर्डेट्स। और जिसमें एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती यानी कि नोटोकॉर्ड अनुपस्थित होती है, हम उन्हें बोलते हैं नॉन कॉर्डेट यानी कि अकशेरुकी। ए लग जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा। इसके बाद ई नाइमा में उन्होंने ऐसे रखे जंतु जिनका रुधिर लाल नहीं होता है। एग्जाम्पल, नॉर्मली समस्त ए कशेरुकी, कशेरुकी। ठीक बात। अब तो ये तो हो गई एनिमल्स के हिस्ट्री की बात। अब आई बात प्लांट की हिस्ट्री की बात। प्लांट्स में अब जो एरिस्टोटल है, इनको फादर बोलते हैं किसका, प्राचीन जंतु वर्गीकरण विज्ञान। प्राचीन जंतु वर्गीकरण विज्ञान, यानी कि एंशिएंट एनिमल टैक्सोनॉमी के इनको फादर बोलते हैं, जनक बोलते हैं। जनक है किसके, प्राचीन जंतु वर्गीकरण विज्ञान यानी कि एंशिएंट एनिमल टैक्सोनॉमी। इसके बाद थियोफ्रेस्टस, ये अरस्तु और प्लेटो के चेले थे, इनके शिष्य थे, और इन्होंने प्लांट्स के बारे में अध्ययन किया, प्लांट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में किया, और इन्होंने जो बुक लिखी वो उसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम। और इन्होंने हिस्टोरिया प्लांटेरम में पादपों को यानी कि प्लांट्स को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया। 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया। पहले थे वृक्ष, मतलब ट्री,
दूसरे थे श्रब यानी कि झाड़ी, तीसरे थे अंडरश्रब, अंडरश्रब का मतलब उप झाड़ी, चौथे थे हार्मोन्स यानी कि शाख। वृक्ष वे प्लांट्स होते हैं जिनमें जो तना होता है वो बड़ा होता है, वुडी होता है, मजबूत होता है और जिसे आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। हर्ब उसका अपोजिट होता है बिल्कुल, जिसका तना बहुत कोमल होता है, सॉफ्ट होता है, जिसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, जिसे हम बोलते हैं हर्ब यानी कि शाख। इसके बाद इसको श्रुब बोलते हैं, झाड़ी भी बोलते हैं। श्रब जो दोनों के इंटरमीडिएट होता है, यानी कि वुडी तो होता है, लकड़ी तो होती है इसके प्लांट में, लेकिन ये नीचे से बेस से आधार से ज़्यादा शाखित होता है और वृक्ष से काफ़ी कमज़ोर होता है और इससे काफ़ी मजबूत होता है। और इसके और इसके बीच में जो पतला होता है वो अंडरश्रब कहलाता है। लेकिन अंडरश्रब अब यूज़ नहीं होता है वर्ड हमारे यहाँ बेसिकली तीन ही वर्ड यूज़ होते हैं, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज, वृक्ष। लेकिन उन्होंने इन दोनों के बीच में एक और कैटेगरी को डिवाइड किया था, इसे बोला था उपझाड़ी। और थियोफ्रास्टस जो है वो प्राचीन पादप वर्गीकरण विज्ञान के जनक थे, पिता थे, इनको पिता बोलते हैं। और जो एरिस्टोटल होता है, एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोलते हैं, यानी कि जीव विज्ञान के जनक, और फादर ऑफ जूलॉजी भी बोलते हैं। यानी कि जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान के जनक भी कहते हैं, पिता भी कहते हैं। और इनको थियोफ्रास्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं। अब इसके बाद वर्गीकरण के टाइप पढ़ने हैं हमें, वर्गीकरण के प्रकार या वर्गीकरण के पद्धति। वर्गीकरण में जो पद्धति होती है या वर्गीकरण के प्रकार होते हैं वो बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होती है कृत्रिम, उसके बाद होती है प्राकृतिक, और तीसरी होती है जाति वृत्तीय। वर्गीकरण पद्धति यानी कि तीन प्रकार की पद्धति होती है, एक कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति, एक प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति और एक जाति वृत्तीय। इसको बोलते हैं हम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, इसको बोलते हैं हम नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, और इसको बोलते हैं फाइलो जेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। पहला है कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। वे क्लासिफिकेशन या वे पद्धतियां जिनमें हम जीवधारियों को उनके एक या दो आकारिकीय, इसमें क्या काम करते हैं, जीवों को उनके एक या दो मतलब कुछ आकारिकीय यानी कि मोर्फोलॉजिकल
लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। तो एक ऐसी क्लासिफिकेशन या ऐसी क्लासिफिकेशन की पद्धतियां जिनमें हम जीवों को उनके एक या दो या कुछ आकृति यानी मॉर्फोलॉजिकली लक्षणों पर आधार पर वर्गीकृत करते हैं, अर्थात उसमें उस जीव के समस्त लक्षणों का अध्ययन नहीं किया जाता, केवल कुछ एक दो लक्षणों का ही अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है? प्राकृतिक कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल क्या है? अरस्तु वर्गीकरण, इसके अलावा थियोफ्रेस्टस वर्गीकरण, इसके अलावा लीनियस वर्गीकरण सिस्टम, और जो पुराने जमाने के जो वर्गीकरण सिस्टम रहे हैं वो सभी आर्टिफिशियल सिस्टम रहे हैं। लीनियस ने पादप जगत को 24 क्लासेस में डिवाइड किया। उन्होंने कितने के 24 वर्गों में यानी क्लासेस में डिवाइड किया, और उनके जो लक्षण थे जिस पर उन्होंने इसको डिवाइड किया वो था एक तो कार्पल और दूसरा स्टैमन। स्टैमन मेल पार्ट होता है, इसको पुंकेसर बोलते हैं, और कार्पल फीमेल पार्ट होता है, इसे कॉमनली अंडा बोलते हैं। तो उन्होंने मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी मेल और फीमेल, नर और मादा जनन अंगों के आधार पर पादपों को 24 क्लासेस में डिवाइड किया, और लक्षण क्या थे उनके? मेल पार्ट स्टैमन यानी कि पुंकेसर और फीमेल पार्ट कार्पल। अभी हमने अरस्तु और थियोफ्रेस्टस का सिस्टम पढ़ाई था, तो वो एक या दो कैरेक्टर पर ग्रोथ के आधार पर या ब्लड के कलर के आधार पर उन्होंने क्लासिफिकेशन किया। तो ये क्लासिफिकेशन की पद्धति है जिसमें हम ज़्यादा कैरेक्टर्स का यूज नहीं करते हैं, जिनमें वैज्ञानिकों ने ज़्यादा कैरेक्टर्स का यूज नहीं किया है, केवल कुछ ही कैरेक्टर्स का यूज किया जाता है। हम उसको क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, यानी कि कृत्रिम वर्गीकरण पद्धतियां। दूसरा है प्राकृतिक वर्गीकरण, नेचुरल क्लासिफिकेशन। इसमें जीवों का वर्गीकरण करते समय संपूर्ण आकारिकीय लक्षणों का आधार बनाया जाता है, यानी कि इसमें जीवों को उनके संपूर्ण आकारिकीय यानी कि मॉर्फोलॉजिकल लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत यानी क्लासिफाइड किया जाता है। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में हम बहुत सारे लक्षणों का लेकर उसको करते हैं, और इन वर्गीकरणों में आकारिकी तथा जैव विकास पर आधारित होते हैं। और इसमें खास बात क्या है कि ये जो क्लासिफिकेशन है, कौन से? प्राकृतिक वाले, ये आकारिकी और किस पर? जैव विकास पर। ये आकारिकी तथा जैव विकास यानी कि इवोल्यूशन पर आधारित होते हैं। ये आजकल प्रयुक्त होते हैं, आजकल यूज होते हैं। ये वर्गीकरण ही आजकल ज्यादा यूज होते हैं। और जो सबसे प्रमुख क्लासिफिकेशन है नेचुरल प्राकृतिक का वो है बेंथम तथा हुकर वर्गीकरण। इसके अलावा जो और एग्जाम्पल है वो है एपीडी कैंडोल, एपीडी कैंडोल वर्गीकरण। और इसके अलावा
एक क्लासिफिकेशन और है जो नेचुरल टाइप का है, वो है DGCU। DGCU GCU DGCU क्लासिफिकेशन वर्गीकरण। ये 3 साइंटिस्ट का क्लासिफिकेशन नेचुरल होता है जो आजकल यूज होते हैं। सबसे ज्यादा बेंथाम बुकर का क्लासिफिकेशन यूज होता है क्योंकि ये 202 जनरा और बहुत सारे प्लांट्स के एक्चुअल जो अध्ययन था उस पर आधारित था और ये प्रैक्टिकली यूज करना बहुत आसान है। इसमें कीज दी गई हैं, इसमें बीच बीच में आसानी से समझने के लिए कीज का यूज किया गया है। और लास्ट है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम यानी कि जाति वृत्तीय वर्गीकरण। जाति वृत्तीय वर्गीकरण का पढ़ने से पहले हमें फाइलोजेनी यानी कि जातीय वृत्ति का मतलब क्या होना चाहिए। किसी जाति के विकासीय इतिहास, किसी जाति के विकासीय इतिहास को जाति वृत्तीय यानी कि उसको हम क्या बोलते हैं, जाति वृंत बोलते हैं, यानी कि फाइलोजेनी कहते हैं। तो किसी भी जीव का, जाति का जो विकासीय इतिहास है, किस प्रकार से विकास होकर वो आज यहाँ विकसित होकर बनी है, उसको हम फाइलोजेनी कहते हैं। और जब हम जीवधारियों को विकासीय यानी कि इवोल्यूशनरी और आनुवंशिकी यानी कि जेनेटिक संबंधों पर आधारित वर्गीकरण करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। तो इसका मतलब, तो जो जाति वृत्तीय वर्गीकरण है इसका मतलब क्या है, इसमें जीवों को उनके जाति वृत्तीय यानी कि फाइलोजेनेटिक तथा यानी कि जाति वृत्तीय का मतलब क्या है कि विकासीय यानी कि जाति वृत्तीय को लिख कर लिखते विकासीय लिख सकते हैं। विकासीय का मतलब इवोल्यूशनरी तथा आनुवंशिक यानी कि जेनेटिक संबंधों के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। यानी कि जब जिस क्लासिफिकेशन का आधार इवोल्यूशन और आनुवंशिकी संबंध होता है, बंधों के आधार पर वर्गीकृत करते हैं, तो इसमें जीवों को उनके विकासीय तथा आनुवंशिक संबंधों के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है एंगुलर तथा प्रेंटल वर्गीकरण। इसके बाद हचिंसन का वर्गीकरण जो होता है वो भी हचिंसन सिस्टम भी किसका है, इवोल्यूशनरी होता है, यानी कि वो फाइलोजेनेटिकली होता है, इवोल्यूशन पर और जेनेटिक्स पर निर्भर होता है। अब जो वर्गीकरण है, जो हमको वर्गीकरण पढ़ने हैं, उसके हम आउटलाइन पढ़ने जा रहे हैं कि कौन कौन से वर्गीकरण हमें पढ़ने हैं। बेसिकली जो वर्गीकरण है एनसीईआरटी में बेसिकली 2 वर्गीकरणों के बारे में दिया गया है, द्विजगत वर्गीकरण और पंचजगत वर्गीकरण। तो जो सिस्टम है क्लासिफिकेशन के, वो जो सिस्टम है वो बेसिकली जो है वो है द्विजगत वर्गीकरण
दूसरा है तीन जगत, वर्गीकरण। तीसरा है चार जगत, वर्गीकरण। और नेक्स्ट है पंच जगत, वर्गीकरण। इसके अलावा कुछ साइंटिस्ट 6 जगत वाला वर्गीकरण देते, कॉलवीज ने दिया था, जो बहुत ही रिसेंट क्लासिफिकेशन है। लेकिन जो एनसीईआरटी है उसमें हमें डिटेल में द्विजगत थोड़ा सा और बहुत ज़्यादा डिटेल में पंच जगत वर्गीकरण को पढ़ना है। द्विजगत वर्गीकरण जो है पुराने जमाने से, एंशिएंट टाइम से चलता आ रहा है, और लीनियस क्लासिफिकेशन भी द्विजगत था। और इस द्विजगत में 2 जगत रखे जाते हैं, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन होता है। एक पादप जगत यानी कि प्लांटी, और दूसरा प्राणी जगत या जंतु जगत, जिसे अब बोलते हैं एनिमेलिया। एनिमेलिया। पादप जगत में अधिकांश प्लांट्स को रखा गया था, एल्गी को रखा गया था, फंजाई को रखा गया था। और एनिमल जगत में प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंटेटा से लेकर कॉर्डेटा आदि जंतुओं तक रखा गया था। और जो पुराने जमाने के साइंटिस्ट थे उनका जो वर्गीकरण था वो द्विजगत का रहा, और उसमें लीनियस का सिस्टम भी द्विजगत का रहा। उन्होंने भी पादप और प्लांट्स और एनिमल और प्राणियों में जीवों को विभाजित किया। लेकिन जो 3 जगत क्लासिफिकेशन था वो हैकल ने दिया, और उन्होंने जो 3 जगत बनाए, तो 2 जगत तो पुराने थे कि प्लांटे और एनिमेलिया ही था, लेकिन उन्होंने एक नया किंगडम प्रस्तुत किया, प्रोटिस्टा, और उसके बाद प्लांटी, और उसके बाद एनिमेलिया। तो अब तक जो केवल 2 जगतों में जीवों को रखा जा रहा था, तो अब और एडवांस होकर अब सिस्टम 3 में आ गया, और उन्होंने प्रोटिस्टा में ऐसे जीवों को रखा जो ऊतक नहीं बनाते हैं, एक सिंगल सेल वाले होते हैं नॉर्मली। इसको आगे हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। 4 जगत को कोपलैंड ने दिया था बेसिकली, और कोपलैंड ने अब 2 जो लास्ट के थे, यानी कौन से, एनिमेलिया और प्लांटी, एज इट इज रहे, और साथ में जो प्रोटिस्टा था वो भी ऐसी रहा। यानी कि इसके 3 सिस्टम एज इट इज आगे चले गए। जो चौथा सिस्टम नया बना वो बना मोनेरा, और चौथा किंगडम अब मोनेरा बना, जिसमें सभी प्रोकैरियोट टाइप के ऑर्गेनिजम्स को रखा गया। लेकिन अब भी इसमें क्या दिक्कत रही थी कि जो प्लांटेई थे उसमें फंजाई और एल्गी एक साथ रखे गए थे, तो उनको बाद में अलग करके फंजाई के लिए अलग रखा। और 5 जगत वर्गीकरण जब बना तो 5 जगत वर्गीकरण विटेकर ने दिया था, विटेकर ने दिया था 1969 में। तो इन्होंने ये वाला सिस्टम ऐसे रखा, मोनेरा ऐसी रहा, प्रोटिस्टा भी ऐसी रहा, लेकिन यहां पर इसके बीच में इन्होंने फंजाई या माइकोटा, एक नया किंगडम डेवलप किया फंजाई के लिए, कवकों के लिए, और प्लांटेई ऐसी रहा, और एनिमेलिया भी ऐसी रहा। जो कॉलवीज का 6 सिस्टम क्लासिफिकेशन, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन रहा, उसमें इन्होंने क्या काम करा बस कि ये वाले चारों तो एज इट इज रहे, प्रोटिस्टा भी ऐसी रहा, फंजाई भी ऐसी रहा, प्लांटेई भी ऐसी रहा, माइकोटा भी ऐसी रहा। लेकिन यहाँ पर माइकोट जो मोनेरा है उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया। एक तो जो आर्कियोबैक्टीरिया था उनको अलग कर दिया, और यू बैक्टीरिया को अलग कर दिया। तो उन्होंने
बैक्टीरिया को अलग कर दिया और जो ट्रू बैक्टीरिया इनको अलग कर दिया। और अब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा 6 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया। हमने कॉल लीजिए बहुत ही बेसिक क्लासिफिकेशन है, लेकिन बेसिकली हमको जो ज़्यादा पढ़ना है, थोड़ा सा द्विज जगत के बारे में दे रखा है एनसीईआरटी में, और ज़्यादा जो दे रखा है वो पंच जगत दे रखा आता है। और इसको हमें जो डिटेल में पढ़ना है वो पंच जगत वाला पढ़ना है, क्योंकि हम जो हमें पेपर में आना है वो पंच जगत के बारे में ज़्यादा आना है, द्विज जगत के बारे में थोड़ा सा दिया होता है। तो जो क्लासिफिकेशन सिस्टम थे वो बेसिकली जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं वो द्विज जगत यानी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यानी पंच जगत वर्गीकरण दिया गया है। लेकिन इसको यहाँ तक पहुँचने के लिए 5 जगत कैसे बने, इस प्रकार से पढ़ने के लिए 2 से 3 बना, 3 से 4 बना, 4 से 5 वाले बने, इसलिए हम इसको थोड़ा थोड़ा इनके बारे में भी पढ़ेंगे और डिटेल में थोड़ा सा डिटेल इसमें पढ़ेंगे और बाकी डिटेल केवल इसकी पढ़ेंगे। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे आउटलाइन के बारे में। तो इसमें द्विज जगत क्लासिफिकेशन जो पुराने जमाने चलते आ रहे थे वो द्विज जगत रहे, और इन्होंने जितने भी पादप थे, जितने भी एनिमल थे, जितने भी जंतु थे, जितने भी जीव थे इस संसार में, उनको 2 भागों में डिवाइड किया। पहला पादप जगत प्लांट्स, प्लांटेल, जिसमें सेल वाल आदि प्रेजेंट होती है, और जिसमें नहीं होती है, जो अपना फूड खुद नहीं बना पाते, वो जंतु जगत और एनिमलिया बना के। 3 जगत वर्गीकरण बेसिकली हैकेल ने इसको डेवलप किया और उन्होंने एक नया किंगडम बनाया प्रोटिस्टा, और उन्होंने उनको प्रोटिस्टा में ऐसे जीव रखे जो ऊतक नहीं बना पाते हैं। प्लांटेल, एनिमलिया ऐसे रहे। चौथा किंगडम जो 4 जगत वर्गीकरण यानी कि 4 किंगडम क्लासिफिकेशन रहा वो कोपलैंड ने दिया बेसिकली, और कोपलैंड ने एक नया किंगडम बनाया मोनेरा प्रोकैरियोट्स के लिए। प्रोटिस्टा, प्लांटेल, एनिमलिया एज इट इज थे, बस जो मोनेरा को अलग कर दिया गया यहाँ पर। विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया और उन्होंने एक नया सिस्टम डेवलप किया, फंजाई का एक किंगडम डेवलप किया। मोनेरा एज इट इज रहा प्रोकैरियोट्स के लिए, प्रोटिस्टा सिंगल सेल यूकैरियोट्स के लिए आ गया, यानी कि एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों के लिए। फंजाई में कवक आ गए, और प्लांटेल में उच्च पादप आ गए, और एनिमलिया में हायर एनिमल्स आ गए। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन कॉलवीज ने दिया था, उसमें बस सेम था, प्रोटिस्टा भी सेम था, फंजाई भी सेम था, प्लांटेल भी सेम था, एनिमलिया भी सेम था। बस उन्होंने मोनेरा को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, आर्कियोबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया। आर्कियोबैक्टीरिया पहला हो गया, यूबैक्टीरिया दूसरा, प्रोटिस्टा तीसरा, फंजाई चौथा, पांचवा प्लांटेल, छठा एनिमलिया। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे।